हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। एलटी ग्रेड टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी में हमें जो है जूलॉजी के रेस्पेक्ट में यानी जंतु विज्ञान के रेस्पेक्ट में हमें पढ़ना है। वैसे टेक्सोनॉमी का जो टॉपिक है वो बॉटनी के सिलेबस में भी है, तो इन दोनों को हम अलग अलग कवर करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है? जैसे टेक्सोनॉमी में यहाँ पर एनिमल के क्लासिफिकेशन की और नोमेनक्लेचर की बात होगी, लेकिन प्लांट के केस में प्लांट का नोमेनक्लेचर और उसका क्लासिफिकेशन होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही टॉपिक आपके सिलेबस के हैं, चाहे वो प्लांट की टेक्सोनॉमी हो चाहे एनिमल की हो। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। देखो, टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो टेक्सोनॉमी एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक का नाम है क्या? टैक्सिस, और एक का नाम है क्या? नॉमस। टैक्सिस का मतलब क्या होता है? टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। और नॉमस का मतलब होता है लॉ द्वारा रूल। यानी जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं किसी लॉ या रूल को फॉलो करके, तो उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। अगर इसकी हिंदी हम देखें तो इसे वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। अब देखेंगे यहां पर टेक्सोनॉमी टर्म किसने दिया। तो टेक्सोनॉमी टर्म कॉइन्ड बाय, यहां पे नाम आता है क्या? एपी डी कैंडोल। कैंडोल, एपीडी कैंडोल का नाम आएगा। इन्होंने टेक्सोनॉमी टर्म दिया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि टेक्सोनॉमी से संबंधित एक और टर्म है जिसको सिस्टमेटिक कहता है। तो सिस्टमेटिक टर्म जो है वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था टेक्सोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक्स, सिस्टमेटिक्स, ये जो टर्म है सिस्टमेटिक टर्म, ये दिया गया था किसके लिए? टेक्सोनॉमी के लिए। किसने दिया था? तो यहाँ पे टर्म कॉइन्ड बाय, किसका नाम आ जाएगा यहाँ पे? कैरोलस लीनियस का। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो इस तरह से ये कैरोलस लीनियस, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या इनको जो है फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सिस्टमेटिक टर्म दिया गया था टेक्सोनॉमी के लिए किसके द्वारा? तो यहाँ पे कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। अगला हम क्या बात करेंगे यहाँ पे? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो ये कौन है? तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कौन है? कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ही है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन हो जाएंगे यहाँ पे? कैरोलस लीनियस हो जाएंगे। चलिए उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं।
फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी, इंडियन टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी, तो ये कौन है? तो यहाँ पे नाम आएगा क्या? एच संतापाउ, एच संतापाउ। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? यहाँ पे एच संतापाउ, ये कौन है? फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी। तो इस चीज को आपको एक एक पॉइंट को बहुत क्लियरली समझना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि एपीडी कंडोले जिन्होंने टेक्सोनॉमी टर्म दिया था, इनका एक कंट्रीब्यूशन और है इसमें फाइटोजियोग्राफी में। फाइटोजियोग्राफी मतलब पादप भूगोल कहते हैं, मतलब पौधों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे संबंधित जो बायोलॉजी का ब्रांच है वो फाइटोजियोग्राफी होगा। और फाइटोजियोग्राफी के जो फादर हैं वो एपीडी कंडोले हैं। इस चीज को भी नोट करना है आपको। फादर ऑफ फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी के भी फादर कौन है? एपीडी कंडोले। तो इस तरह से ये टेक्सोनॉमी से संबंधित कुछ साइंटिस्ट का जो पोर्शन है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हमने यहाँ पर बताया आपको। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्या? कैरोलस लीनियस की बात कर लेते हैं। तो कैरोलस लीनियस की अगर हम बात करें, कैरोलस लीनियस, तो इनका जो लाइफ स्पेन था वो कितना था? 1707 से 1778, 1707 से 1778 इनका क्या था? जीवन काल था। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कैरोलस लीनियस का जो पुराना नाम था, यानी जो ओल्ड नेम था, ओल्ड नेम, इनका ओल्ड नेम क्या था? इनका ओल्ड नेम था कार्ल वान लिन्ने, कार्ल वान लिन्ने, इनका ओल्ड नेम था कैरोलस लीनियस का। और आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने ऑर्गेनिज्म के नोमेनक्लेचर के लिए बाइनोमियल या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया था। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है, इनको हम फादर ऑफ बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कोई पद नामकरण पद्धति, नामकरण पद्धति हो जाएगी। यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार ये बताया गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो दो शब्दों में होना चाहिए, जिसको पढ़ना समझना आसान होगा। इसके पहले पॉलिनोमियल कल्चर भी, मतलब नोमेनक्लेचर आपको मिलेगा जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम हुआ करते थे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम को याद रखना बहुत मुश्किल होता था, इसीलिए बाद में ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आया, जो किसके द्वारा दिया गया यहाँ पर? तो यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो कैरोलस लीनियस ने ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, इस नोमेनक्लेचर को उन्होंने किसी बुक में पब्लिश किया होगा। तो यहाँ पे जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये प्लांट के लिए अलग से बुक में आया था और एनिमल के लिए अलग से आया था।
तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर हम बात करें कि इसका फॉर प्लांट्स, फॉर प्लांट्स पौधों के लिए जो द्विपद नामकरण पद्धति आई थी वो एक किताब में पब्लिश्ड हुई थी, और किताब का नाम आपको याद रखना है। उस किताब का नाम क्या है? तो उसका नाम है क्या? स्पेसीज प्लांटेरम। किताब का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेसीज, स्पेसीज प्लांटेरम। स्पेसीज प्लांटेरम ये किसकी किताब है या किसकी बुक है? तो यहाँ पे कैरोलस लिनियस की बुक है, जिसमें पौधों के लिए जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम है वो बताया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। और ये कब बताया गया था? तो यहाँ पे आप जो है ईयर भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कब आया, तो ये 1753 में आया, 1753 में आया। वहीं पर अगर हम बात करें कि इसका फॉर एनिमल्स के लिए, मतलब एनिमल्स के लिए भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया। तो फॉर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किताब का नाम क्या हो जाएगा? तो इसको याद रखेंगे, ये सिस्टेमा नेचुरी। क्या हो जाएगा? सिस्टेमा नेचुरी हो जाएगा, नेचुरी। ये किताब है सिस्टेमा नेचुरी। आप देखेंगे कि ये किताब कब आई, तो यहाँ पे ये जो है इन 1758 में ये एनिमल के नोमेनक्लेचर के लिए आया था। तो इस तरह से आपको याद रखना है, स्पेसीज प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, ये सब किसकी किताब है? तो कैरोलस लिनियस की किताब है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया गया था सबसे पहले, वो किस बुक में दिया गया था? तो वो स्पेसीज प्लांटेरम में दिया गया था, यानी 1753 ईस्वी में। तो इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए अगला हम क्या देखते हैं इसमें। देखो कुछ और भी किताबों को अगर हम देखें तो जैसे मान लो किताबों से भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक हो जाता है क्या? जनरा प्लांटेरम। हम कुछ किताबों का नाम लिखते हैं और उसके राइटर की बात करेंगे। जनरा प्लांटेरम, जनरा प्लांटेरम की बात करेंगे तो ये भी किताब है। आपको बताना है कि ये किसकी किताब है। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे अगली किताब का नाम है यहाँ पे क्या? फिलोसफिया, फिलोसफिया बॉटनिका, फिलोसफिया बॉटनिका हो जाएगा, बॉटनिका। तो इस चीज को आप देखेंगे, ये भी एक किताब है। उसके बाद हम यहाँ पर एक किताब का नाम और लिखते हैं, फिलोसफिया जोलॉजिक, फिलोसफिया, फिलोसफिया जोलॉजिक, फिलोसफिया जोलॉजिक। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं, तो इन किताबों के राइटर के बारे में आपको जानना जरूरी है। हाँ, उसके बाद एक और किताब हम लिखते हैं यहाँ पे, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या लिखेंगे यहाँ पे? हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इतनी किताबों को और इनके आथर, इनके राइटर को आपको देखना है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये सब किताबें हैं जो समय समय पर लिखी गई थी साइंटिस्ट के द्वारा एनिमल और प्लांट के डिस्क्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पे देखिए जनरा प्लांटेरम की अगर हम बात करें तो इसके राइटर हैं बेंथम एंड हुकर्स। कौन है? बेंथम एंड हुकर्स। बेंथम एंड हुकर्स की बात करें तो ये भी टेक्सोनॉमिस्ट थे। और आपको बता दें यहाँ पे कि ये कहाँ से संबंधित थे, तो ये जो है विश्व के सबसे बड़े गार्डन या सबसे बड़े हर्बेरियम से। कहाँ से? तो आप समझेंगे कि ये जो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये कहाँ पर है? तो ये जो है क्यू में है। क्यू एक प्लेस है, कहाँ का? इंग्लैंड का। कहाँ का है? इंग्लैंड का है।
तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे बेंथम और हुकर्स के बारे में। चंदा प्लांटेरम किताब है इनकी। उसके बाद अगला देखेंगे यहाँ पे फिलॉसफी ऑफ बॉटनी की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसके राइटर कौन होते हैं? तो इसके राइटर हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस की कितनी किताब हो गई यहाँ पर? 3 किताबें। कैरोलस लीनियस हो जाएगा। और आपको बता दें कैरोलस लीनियस इन्होंने इस किताब में फिलॉसफी ऑफ बॉटनिक में ही इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो इसके अंतर्गत मिलता है क्या? ICBN का। ICBN मतलब क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसका हम फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो एक एक पॉइंट को आप ऐसे ही याद रखेंगे। तो ICBN का डिस्क्रिप्शन किस किताब में मिलेगा? फिलॉसफी ऑफ बॉटनिक, जो किसकी किताब है? कैरोलस लीनियस की किताब है। उसके बाद फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी की बात करें तो इसके राइटर कौन है? तो जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। वैसे इनको शार्ट में क्या कहते हैं? लैमार्क कहते हैं, लैमार्क। और जीवधारियों के ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पर लिखी जाने वाली ये पहली किताब है, जिसको किसने लिखा? लैमार्क ने लिखा। यहाँ इस चीज को आपको याद रखना है। इसी किताब में आपको किसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा? तो इसी किताब में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा क्या? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का। आपने देखा था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो सिद्धांत है वो लैमार्क ने दिया था, तो ये इवोल्यूशन के टॉपिक से संबंधित है। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसी में यूज एंड डिस्यूज प्रिंसिपल भी है। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या यूज एंड डिस्यूज प्रिंसिपल मतलब अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। इसी किताब में बताया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने अंगों का या जिस अंगों का यूज ज्यादा करते हैं वो अंग ज्यादा विकसित हो जाते हैं, ताकि जिन अंगों का यूज कोई भी ऑर्गेनिज्म करना बंद कर देगा तो वो धीरे धीरे फंक्शनलेस हो जाएंगे और बाद में विलुप्त हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। तो लैमार्क की बात हो जाती है। हिस्टोरिया प्लांटेरम की अगर हम बात करें तो इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं थियोफ्रस्टस। कौन है यहाँ पे? थियोफ्रस्टस की बात करेंगे यहाँ पे, तो इनको क्या कहते हैं? तो इनको फादर ऑफ बॉटनी कहता है। इनको क्या कहेंगे? फादर ऑफ बॉटनी, यानी ये बॉटनी के क्या हो जाएंगे? फादर। बॉटनी को फाइटोलॉजी भी कहता है। बॉटनी को क्या कहा जाएगा? फाइटोलॉजी। और थियोफ्रस्टस की अगर हम बात करें, ये तो किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे किसके? अरिस्टोटल के। अरिस्टोटल आप समझेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी हैं अरिस्टोटल, उन्हीं के ये शिष्य थे थियोफ्रस्टस। इनको फादर ऑफ बॉटनी कहता है या फादर ऑफ फाइटोलॉजी। अब हम बात करेंगे थियोफ्रस्टस का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप देखेंगे कि इन्होंने जो है लगभग 500 प्लांट्स या फिर कहीं कहीं आपको कितना मिलता है? 480 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन और नोमेनक्लेचर दिया था। मतलब इतने पौधों का पूरा वर्णन किया था और उसका नामकरण किया था। तो इन्होंने इसका क्या दिया? डिस्क्रिप्शन दिया इतने पौधों का, और क्या दिया? एंड नोमेनक्लेचर, और नामकरण की पद्धति, नामकरण किया। तो नोमेनक्लेचर आप इसको याद रखेंगे, डिस्क्रिप्शन एंड नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से ये सारी किताबें हो जाती हैं। चलिए अगला हम क्या पढ़ते हैं?
अब ये तो टेक्सोनॉमी में आपने कैरोलस लिनियस के बारे में देख लिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, देखो उसके बाद हम देखेंगे कि टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी जो होगा वो किससे संबंधित होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डील्स विथ, डील्स विथ, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, देखो तीन चीजें यहाँ पर आपको समझनी रहती है। ऑर्गेनिज्म का किससे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, यहाँ किससे संबंधित हो जाएगा, ये आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, नोमेनक्लेचर, यानी नामकरण, नोमेनक्लेचर। और फिर जो तीसरा आता है वो आ जाएगा क्या, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से टेक्सोनॉमी में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर और किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। तो इतनी सारी चीजें, तीन कॉन्सेप्ट आपको टेक्सोनॉमी के अंतर्गत मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, और ये जैसा आप जान चुके हैं कि कैरोलस लिनियस ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था सबसे पहले। इनकी किताब आई थी 1753 में, स्पीसीज प्लांटेरम करके। तो उसी में प्लांट के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया गया था। इस चीज को आपको याद रखना है। अब देखेंगे यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को यहां पे हम समझेंगे कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनिज्म का नाम जो है लैटिन भाषा में होना चाहिए, ऐसा रूल है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कितने नाम होंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे एक इसका फर्स्ट नाम होगा, दो नाम होगा, तो एक फर्स्ट और एक सेकेंड। तो इसका एक फर्स्ट नेम होगा और इसका एक क्या हो जाएगा, सेकेंड नेम, सेकेंड नेम, सेकेंड नेम हो जाएगा। तो कितने नेम हो गए यहाँ पर, दो नेम। अब यहां देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म का पहला नाम है उसको हम जेनेरिक नेम कहेंगे, यानी वंश का नाम कहेंगे, जेनेरिक नेम कहेंगे, जेनेरिक नेम। और जो सेकेंड नाम होगा उसको स्पेसिफिक नेम कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, स्पेसिफिक नेम कहा जाएगा, या स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से भी जानता है, एपिथेट। तो जेनेरिक नेम या जेनेरिक एपिथेट भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट भी होता है। तो यहाँ पे आपको दो नाम मिलेगा। जेनेरिक नेम का मतलब होता है क्या, वंश का नाम होता है, वंशीय नाम, वंशीय नाम होता है। और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो जो है इसको जातीय नाम कहता है, क्या कहेंगे, जातीय नाम हो जाएगा, जातीय नाम। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म के कितने नाम हो जाएंगे, दो नाम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसमें कि जो जेनेरिक नेम है वो स्टार्ट होता है इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, जबकि सेकेंड नेम जो होगा वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल दे करके और यहाँ पे बता देते हैं। आप देखिए, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ पे, इसका हमें मैंगो का नोमेनक्लेचर करना है, हमें मैंगो का क्या करना है, नामकरण करना है। तो नामकरण करेंगे तो इसके हमें कितने नाम रखने होंगे, दो नाम। तो इसका पहला नेम रखते हैं हम क्या, मैंगी फेरा,
पहला नेम क्या रखेंगे, मैंगीफेरा, और दूसरा नाम क्या रखेंगे यहाँ पे, इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो ये कितना नाम हो गया, दो नाम हो गया। मैंगीफेरा इसका कौन सा नेम है, तो मैंगीफेरा जो है इसका जेनेरिक नेम है। कौन सा नेम है, तो ये जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम। और यहाँ पे जो इंडिका है, जो इंडिका है वो कौन सा नाम हो जाएगा, स्पेसिफिक नेम। क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक नेम हो जाएगा, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। तो ये दो नाम हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है कि जो जेनेरिक नेम है वो स्टार्ट होता है किससे, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से यहाँ से स्टार्ट होगा, और जबकि जो स्पेसिफिक नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। और जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम के बीच में ना तो कोई कामा होगा, ना तो कोई हाइफन होगा, मतलब कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं होगा। इसको डायरेक्ट थोड़ा सा गैप करके लिखा जाता है। तो मैंगीफेरा इंडिका। और साथ ही साथ एक रूल और भी है कि इस प्लांट का नामकरण करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका भी नाम यहाँ पर शार्ट में लिखा जाता है। उनका भी नाम यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, शार्ट में। जैसे यल डार्ट हमने लिख दिया। यल का मतलब क्या हो जाता है, तो यल का मतलब हो जाता है लिन्ने। और लिन्ने किसका नाम है, तो कार्ल वान लिन्ने किसका नाम है, कैरोलस लिनियस का। तो इस तरह से मैंगो का हो गया ये बॉटनिकल नेम, आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद फिर हम और बात करें तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉफी प्लांट हो गया। क्या हो गया, कॉफी। और कॉफी की बात करेंगे तो इसका भी दो नाम होगा। इसका दो नाम क्या क्या हो जाएगा, कॉफिया अरेबिका, ये भी दो नाम है, कॉफिया अरेबिका। तो इस तरह से अब साइंटिस्ट तो सारे जितने होंगे सबका नाम तो नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ऐसे ही नोमेनक्लेचर में मिलेगा। तो इस तरह से ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें क्या, बात करेंगे क्या, टैक्सॉन का। टैक्सॉन क्या होता है, तो टैक्सोनॉमी में एक शब्द आता है टैक्सॉन। टैक्सॉन किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पे टैक्सॉन क्या है। तो टैक्सॉन की बात करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो टैक्सॉन का मतलब यहां पे हम लिखते हैं एनी रैंक, एनी रैंक, एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड टैक्सॉन। क्या कहलाता है, टैक्सॉन कहलाता। एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा, टैक्सॉन। या फिर इसको एक पॉइंट में और भी हम नोट कर सकते हैं, एनी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एनी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एनी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको क्या कहते हैं, तो इसको भी किस नाम से जाना जाएगा, टैक्सॉन कहता है। इसको भी क्या कहा जाएगा, टैक्सॉन कहा जाएगा। तो इस तरह से आप जो है टैक्सॉन को समझते हैं। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप देखेंगे कुछ रैंक होते हैं क्लासिफिकेशन के, तो उस रैंक को भी, रैंक से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा बहुत सारे रैंक को दे करके और उसको एक सीक्वेंस में लगाना है, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ अगर आपको लगाना है तो आप उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या जानना जरूरी है, इस टैक्सॉन का अरेंजमेंट देखना जरूरी है। तो टैक्सॉन के अरेंजमेंट को हियरार्की के नाम से भी जानते हैं, या टैक्सोनॉमिकल हियरार्की के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ा जो रैंक है वो क्या होता है, तो सबसे बड़ा जो रैंक है वो होता है क्या, किंगडम। क्या हो जाएगा,
किंगडम हो जाएगा। किंगडम से छोटा अगर देखा जाए, किंगडम से छोटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवीजन, डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन की बात करें, डिवीजन प्लांट के लिए यूज होता है और इसी जगह पर क्या यूज होता है, फाइलम। फाइलम किसके लिए यूज होता है, एनिमल के लिए। तो डिवीजन या फाइलम हो जाएगा। फिर क्या होता है इसमें, क्लास होता है। क्या हो जाएगा, क्लास। क्लास के बाद क्या होता है इसमें, आर्डर होता है, आर्डर। उसके बाद होता है क्या, फैमिली, फैमिली होता है। फैमिली के बाद क्या होता है, तो जीनस होता है। और जीनस के बाद सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्पेसीज होती, क्या होती है, स्पेसीज। तो इस तरह से ये क्या है, ये टेक्सॉन है। और ये टेक्सॉन एक के बाद एक जो अरेंज किए गए हैं ऐसे, ये हर एनिमल के लिए होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रत्येक यूनिट को क्या कहेंगे, टेक्सॉन। और फिर टेक्सॉन का ये जो अरेंजमेंट है इसको किस नाम से जानते हैं, मतलब एक के बाद एक रैंक को अरेंज किया गया है, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं टेक्सोनॉमिकल हियरार्की। हियरार्की के नाम से जानते हैं, टेक्सोनॉमिकल हियरार्की के नाम से जानते हैं। तो ये टेक्सॉन है। यहाँ एक शब्द और आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कहा जाएगा ट्राइब। ट्राइब क्या होता है, तो ट्राइब के बारे में भी अरेंज करने के लिए आता है। तो ट्राइब जो है उसका मतलब होता है सब फैमिली। क्या होता है, सब फैमिली। और सब फैमिली अगर है तो वो किसके बीच में आएगा, तो फैमिली और जीनस के बीच में, यानी यहां पर क्या आएगा, ट्राइब आएगा, फैमिली और जीनस के बीच में। तो इस तरह से ये टेक्सॉन है और टेक्सोनॉमिकल हियरार्की है। इसमें आप देखेंगे इस जो स्पीसीज है वो स्मॉलेस्ट टेक्सॉन होता है, ये सबसे छोटी इकाई है। और किंगडम की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट होता है, ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। तो इस तरह से ये जो है टेक्सोनॉमिकल हियरार्की हो जाएगा। अगले वीडियो में हम स्पीसीज और स्पीसीज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।